गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और आज बात करेंगे नव शीत युद्ध। इससे पहले अपन ने बात की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में नेतृत्व को लेकर या राष्ट्रीय हितों की टकराहट को ध्यान में रखते हुए एक संघर्ष प्रारंभ हुआ दो महाशक्तियों के बीच में। ये महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ। ये एक विचारधारा का द्वंद्व था, एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ साम्यवाद। और इस द्वंद्व को, इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा में कहा गया शीत युद्ध। और शीत युद्ध एक लंबा संघर्ष था जो 1945 से लेकर के 1991 तक, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में लगभग 5 दशक तक चला था। और इस अवधि में कई उतार चढ़ाव आए, कई दौर आए। इसी अवधि में एक समय ऐसा भी आता है जिसको हमने दितांत का या तनाव शिथिल्य का नाम दिया। और ये समय माना जाता है 1963 से लेकर के 1979 तक। और मोटे रूप से सन 1970 का जो दशक था, 1970 से 1979, उस समय दितांत या तनाव शिथिल्य अपने उच्चतम स्तर पर था। लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुई और इस घटना ने इस दितांत की या तनाव शिथिल्य की जो राजनीति थी इसको खत्म कर दिया और एक नया दौर शुरू हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में कहा गया नव शीत युद्ध। हम यूँ कह सकते हैं कि 1945 से लेकर के 1963 तक शीत युद्ध का प्रारंभिक दौर था। 1963 से लेकर के 1979 तक तनाव शिथिल्य या दितांत का काल था। और 1979 से लेकर के 1991 तक एक अलग दौर था जिसे नव शीत युद्ध कहा गया। यानी कि हम शीत युद्ध को अगर हम 3 चरणों में बांटे तो अलग अलग समय आता है। और आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे 1979 में जो प्रारंभ हुआ था नव शीत युद्ध उसकी। और इस नव शीत युद्ध ने कुछ चीज़ों की परिभाषाएं बदल कर रख दी, कुछ नई चीज़ें सामने आई। पहले का जो शीत युद्ध था और नया जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, इन दोनों में काफ़ी कुछ अंतर और भिन्नताएं भी देखने को मिली। आज अपन इसी नव शीत युद्ध की बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। नव शीत युद्ध वर्ष 1970 से 1979 तक दितांत का काल रहा, किंतु दिसंबर 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के साथ ही नव शीत युद्ध प्रारंभ हो गए। मैंने आपको बताया था कि अगर अपन शीत युद्ध को 3 चरणों में बांटते हैं, पहला चरण जो है 1945 से लेकर के 1963 तक आता है। फिर दूसरा चरण 1963 से लेकर के 1979 तक आता है, जिसको हमने दितांत का या तनाव शिथिल्य का नाम दिया। लेकिन तनाव शिथिल्य दितांत का जो चरम स्तर था वो था 1970 का दशक, यानी कि 1970 से 1979 तक दितांत प्रमुख रूप से प्रभावी रहा। और 1979 में एकाएक एक नया दौर शुरू होता है जिसको हम नव शीत युद्ध कहते हैं। इसका कारण था दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप को सौर क्रांति के नाम से जाना जाता। जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने तख्ता पलट करवा दिया और अपनी सेनाओं को प्रवेश करवा दिया तो उसको सौर क्रांति कहा गया। और इसके साथ ही नया शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये जो सोवियत संघ था, इसका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप अमेरिका को रास नहीं आया। और जो इन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही थी तनाव शिथिल्य के दौरान, वो नज़दीकियां वापस दूरियों में बदल गई और फिर एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो प्रमुख कारण था सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। तो नव शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि। दितांत युग में सोवियत संघ परमाणु और नौसैनिक शक्ति में अमेरिका की बराबरी के प्रयत्न कर रहा था। अमेरिका वियतनाम में उलझा हुआ था। तब सोवियत संघ ने परंपरागत अस्त्रों और अंतरिक्ष में अमेरिका से आगे निकलने की सफल चेष्टा की। इसका बड़ा कारण क्या था कि जब दितांत का काल आया 1963 से 1979 का, ये जो पीरियड था लगभग 15-16 साल का, इस पीरियड में सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकल गया। तकनीक के मामले में, सैनिक शक्ति के मामले में, औद्योगिक शक्ति के मामले में सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकल गया। इसका एक बड़ा कारण क्या था कि इस दौरान, इसी समय अमेरिका वियतनाम में उलझा हुआ था। यानी कि वियतनाम और अमेरिका के बीच में संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था। और अमेरिका का पूरा फोकस जो वियतनाम पर था और इसका फायदा सोवियत संघ ने उठाया। और सोवियत संघ ने
अमेरिका की बराबरी करने के लिए पहले परमाणु शक्ति संपन्न हुआ और फिर अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाया और उसने एक और प्रयास किया, सफल प्रयास कह सकते हैं, कि उसने अपनी नौसैनिक शक्ति में जबरदस्त विस्तार कर लिया, अपनी नौसैनिक शक्ति को इस कदर खड़ा कर लिया कि वो अमेरिका की बराबरी करने के लायक हो गया। और एक सबसे बड़ा फायदा जो सोवियत संघ को मिला वो था अंतरिक्ष में अमेरिका से आगे निकलने। अगर अपने अंतरिक्ष की होड़ पढ़ें दोनों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो हम ये जानते हैं कि सोवियत संघ ने स्पुतनिक या सोयूज के माध्यम से इससे आगे निकलने की चेष्टा की और उसमें कामयाबी हुआ। सोवियत संघ पहला देश था जिसका यान अंतरिक्ष में गया, उसका व्यक्ति यूरी गागारिन पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया। उसने एक अंतरिक्ष में मानव भेजने से पहले एक लाइका नाम की कुतिया को भी भेजा था। हालांकि वो जिंदा वापस नहीं लौट सकी, लेकिन ये उसके जो प्रयास थे अंतरिक्ष में जो वो परीक्षण कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, उसमें वो सफल रहा और वो अमेरिका से आगे निकल गया था। इसलिए शीत युद्ध यहाँ पर कारण था सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना। रिगन का राष्ट्रपति बनना। नवंबर 1980 में रिगन ने सत्ता में आते ही अमेरिका को पुनः कार्य पर लगाने, शस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण करने, शस्त्र प्रतिस्पर्धा को तेज करने और सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति अपनाने की घोषणा करके नए शीत युद्ध की अग्नि में घी की आहुति दी। यानी कि दूसरा बड़ा कारण जो नव शीत युद्ध का था या शीत युद्ध पुनः प्रारंभ होने का था वो था रोनाल्ड रीगन का अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर आसीन होना। नवंबर 1980 के चुनाव में रीगन को जबरदस्त सफलता मिली और वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति तय हो गए। उसके पश्चात जैसे ही वो आए, उन्होंने आते ही अमेरिका को पुनः सोवियत संघ के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका को वापस शस्त्र उद्योग शुरू करने के लिए वापस अपने जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी आदि को पुनः उनकी सुरक्षा करने और जो इन दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, इसमें शस्त्र प्रतिस्पर्धा को और तेज करने की कोशिश की और शीत युद्ध इसके साथ ही एक नए रूप में प्रारंभ हो गया। तो इसका एक बड़ा कारण था रोनाल्ड रीगन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। तीसरा कारण था अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़। दोनों महाशक्तियां अंतरिक्ष में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करने लगी। पहले साधारण उपग्रह, फिर संचार उपग्रह, फिर अंतरिक्ष में प्रयोगशाला, मनुष्य को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखना, चंद्रमा पर मानव, बृहस्पति और शनि की खोज के लिए यान, अंतरिक्ष में कारखाने आदि दोनों एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास करने लगे। ये अंतरिक्ष की होड़ थी। इसमें पहले बाजी मारी सोवियत संघ ने और बाद में बाजी मारी अमेरिका ने। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि सोवियत संघ ने सफल प्रयास किया। उसने सबसे पहले अंतरिक्ष में अपने कई उपग्रह भेजे, साधारण उपग्रह भेजे, फिर संचार उपग्रह भेजे, फिर उसने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित कर दिया। मीर नामक अंतरिक्ष स्टेशन सोवियत संघ ने स्थापित किया। यो आगे बढ़ रहा था, अमेरिका से आगे निकल चुका था। उसने लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेज दिया। उसने यूरी गागरिन नामक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज दिया और यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष के मामले में सोवियत संघ अमेरिका से आगे है। फिर इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष की होड़ चली। फिर जैसे सोवियत संघ ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो उसी दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिका ने चंद्रमा पर उतार दिया। यानी कि ये होड़ थी, प्रतिस्पर्धा थी। जब मीर नामक अंतरिक्ष स्टेशन सोवियत संघ ने स्थापित कर दिया अंतरिक्ष में, तो अमेरिका ने उसके प्रत्युत्तर में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से एक अंतरिक्ष स्टेशन उसने भी अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। तो ये एक दूसरे के प्रति बढ़ती हुई होड़ थी और दूर तक अपने अंतरिक्ष यान भेजना, जैसे कि बृहस्पति की खोज, शनि की खोज आदि की खोज के लिए अंतरिक्ष यान भेजे गए। तो ये जो अंतरिक्ष की होड़ इन दोनों के बीच में चल रही थी, ये शीत युद्ध का एक कारण था, क्योंकि नव शीत युद्ध के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे को अंतरिक्ष में पटकने देने की कोशिश करने लग गए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में सोवियत प्रभाव। हिंद चीन, इसको हम जो वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस, ये जो 3 देश है, इनको हम हिंद चीन के नाम से जानते हैं। हिंद चीन में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। वियतनाम में कंबोडिया में तख्ता पलट करवा दिया। इससे चीन नाराज हुआ। चीन अमेरिका ने संयुक्त मोर्चा बनाया। अमेरिका ने 17 फरवरी 1979 को वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और वियतनाम सोवियत गोद में चला गया। ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जिसको हम हिंद चीन के नाम से जानते हैं, इसमें सोवियत प्रभाव बढ़ रहा था, यानी सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था।
कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस आदि देशों में सोवियत संघ का निरंतर हस्तक्षेप था। और साम्यवाद के बढ़ने के कारण से वियतनाम ने कंबोडिया में तख्ता पलट करवा दिया, यानी कि वहां पर भी साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी वियतनाम की सहायता से। सोवियत संघ अप्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे था। जब वियतनाम ने कंबोडिया में तख्ता पलट करवा दिया, क्योंकि ये चीनी सागर में स्थित थे, इसलिए इससे चीन नाराज हुआ। हालांकि चीन भी साम्यवादी था, लेकिन वो सोवियत प्रभाव को खत्म करने की चेष्टा कर रहा था। वो सोवियत संघ के सामने एक चुनौती पेश कर रहा था। वो सोवियत संघ को प्रतिस्पर्धा, टक्कर आदि दे रहा था। और वो एक प्रकार से यूं कह दे कि सोवियत संघ और चीन के बीच में भी साम्यवाद के नेतृत्व को लेकर एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसलिए चीन सोवियत संघ से इस कदम के कारण से नाराज हो गया। और फिर चीन और अमेरिका ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और अमेरिका ने फिर 1979 में वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। और जब वियतनाम पर आक्रमण हो गया तो वियतनाम सीधा सीधा सोवियत संघ के खेमे में चला गया और वियतनाम में अमेरिका उलझ कर रह गया। यानी कि एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ, वियतनाम की तरफ से सोवियत संघ लड़ रहा था। और ये वियतनाम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुआ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उलझे रहने के बावजूद भी अमेरिका वियतनाम को झुका नहीं पाया था। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका वियतनाम को पराजित नहीं कर पाया। स्टार वार परियोजना 23 मार्च 1983 को रिगन द्वारा स्टार वार्स परियोजना की घोषणा की गई। अरबों डॉलर से निर्मित हो रही अमेरिका की नई प्रतिरक्षा परियोजना अनुसंधान का उद्देश्य था हमला रोकने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा की हाल में विकसित टेक्नोलॉजी के उपयोग के तरीके खोजना, ताकि अमेरिका अपनी और मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके। ये अमेरिका की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, स्टार वार। और रोनाल्ड रीगन ने इस स्टार वार परियोजना की घोषणा की। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में उसने एक इस प्रकार का सुरक्षा चक्र स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से वो अंतरिक्ष में बैठे अंतरिक्ष युद्ध के माध्यम से अपने शत्रु को पराजित कर सकता था। ये उसकी एक नई प्रतिरक्षा प्रणाली थी, एक नई सुरक्षा प्रणाली थी, जिसके माध्यम से वो न केवल खुद की रक्षा कर सके बल्कि अपने सभी मित्र राष्ट्रों की, अपनी गुटीय राष्ट्रों की रक्षा भी कर सके। और इसके लिए उसने अरबों डॉलर खर्च किए थे। स्टार वार्स अभियान के तहत लगभग 2000 युद्धयान अंतरिक्ष में तैरेंगे और आधुनिक आयुधों से घुसपैठिया प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करें। ये योजना थी कि अंतरिक्ष में हमेशा उसके अंतरिक्ष यान या उसके युद्ध यान तैरते रहेंगे, स्थापित रहेंगे, और वो खतरनाक से खतरनाक प्लाज्मा किरणों से लैस रहेंगे, जिसमें अंतरिक्ष में बैठे किसी भी देश पर हमला किया जा सकता था। और प्लाज्मा किरणों के माध्यम से, शक्तिशाली प्लाज्मा किरणों के माध्यम से किसी भी देश को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया जा सकता था। नए अस्त्रों की खोज जारी थी। एक तरीका था न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन कणों से युक्त सशक्त प्लाज्मा किरणों का प्रयोग। प्लाज्मा किरणें शक्तिशाली से शक्तिशाली लेजर किरणों से कई सौ गुना शक्तिशाली होती है। रीगन की नजरों में यह एक ऐसा रक्षा कवच था जो शत्रु को बेअसर साबित कर देगा। ये जो स्टार वार परियोजना थी, इसमें जो अंतरिक्ष में उसके युद्ध यान स्थापित रहते, लगभग 2000 युद्ध यान, वो बहुत ही खतरनाक प्लाज्मा किरणों से लैस थे। और प्लाज्मा किरणें इतनी शक्तिशाली होती है कि कुछ क्षणों में एक देश का नक्शा तक मिटा सकती है। और इस परियोजना के माध्यम से रीगन को यह लगा कि वो शत्रु को पूरी तरह से बेअसर साबित कर देगा और सोवियत संघ को वो निश्चित रूप से खत्म कर देगा। इसलिए उसने इस परियोजना की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सौर क्रांति का सफल होना तथा काबुल की सत्ता साम्यवादियों के हाथों में आना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का था। सोवियत संघ को अनाज देने तथा तेल की खोज के लिए आधुनिक संयंत्र और तकनीकी जानकारी देने के फैसले बदल दिए गए। इसका तत्कालिक कारण जो था नए शीत युद्ध का, वो था अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा दिया, जिसको सौर क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस सौर क्रांति का सफल होना और अफगानिस्तान की सत्ता या काबुल की सत्ता साम्यवादियों के हाथ में आना अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा देगा, वहां पर घुसपैठ कर लेगा, वहां पर अपनी सत्ता काबिज कर देगा। इसलिए ये अमेरिका को धक्का था, झटका था। और अमेरिका ने तुरंत ही सोवियत संघ की मदद करने के जितने भी निर्णय थे, उन सारे के सारे निर्णयों को उसने बदल दिया था और उसको अनाज देने और तेल की खोज के लिए जो प्रयास जारी थे वो भी समाप्त कर दिए थे। नए शीत युद्ध की प्रकृति और पुराने एवं नए शीत युद्ध में अंतर। सोवियत संघ विरोधी न कि साम्यवाद विरोधी। अपन ये देखते हैं
कि जो पुराना शीत युद्ध था, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि 1945 से लेकर के 1963 तक शीत युद्ध का पहला दौर था, फिर बीच में द्वितांत का दौर आया और उसके बाद में नया शीत युद्ध का दौर आया। तो ये जो नया शीत युद्ध जो 1979 से प्रारंभ होता है और पुराना शीत युद्ध जो 1945 से प्रारंभ होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर था? पहला है सोवियत संघ विरोधी, न कि साम्यवाद विरोधी। पुराना शीत युद्ध साम्यवाद विरोधी था, उसका मूल उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध करना था, जबकि नया शीत युद्ध सोवियत संघ विरोधी था, इसका उद्देश्य सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव का विरोध करना था। एक मौलिक अंतर था कि पुराना शीत युद्ध तो विचारधारा के दायरे में लड़ा गया था, यानी कि एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ साम्यवाद था। पुराने शीत युद्ध में अमेरिका का उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना और सोवियत संघ तक उसको सीमित रखना, और अब जो नया शीत युद्ध था वो विचारधारा से परे लड़ा गया था। अब उद्देश्य था सोवियत संघ का प्रभाव खत्म करना, सोवियत संघ का विरोध करना और सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना। इसलिए ये जो नया शीत युद्ध था ये सोवियत संघ के विरोधी था और पुराना जो शीत युद्ध था वो साम्यवाद का विरोधी था, विचारधारा के दायरे से परे। पुराना शीत युद्ध विचारधारा यानी पूंजीवाद, साम्यवाद या लोकतंत्र और सर्वहारा तंत्र के घेरे में लड़ा गया था, जबकि नए शीत युद्ध में विचारधारा का महत्व नहीं था। साम्यवादी चीन, पूंजीवादी अमेरिका के साथ था। नए शीत युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता और निस्वार्थ थे। यानी कि मैंने ये भी आपको कहा था कि पुराना शीत युद्ध विचारधारा के दायरे में लड़ा गया था, एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ साम्यवाद, और साम्यवाद का उद्देश्य था पूंजीवाद को समाप्त करना, पूंजीवाद का उद्देश्य था साम्यवाद को समाप्त करना। लेकिन अब पूंजीवाद और साम्यवाद का कोई मेल नहीं रहा। अब नया शीत युद्ध सीधा दो शक्तियों के बीच में था, अमेरिका और सोवियत संघ। इसका एक बड़ा कारण था कि चीन जो खुद साम्यवादी था वो इस नए शीत युद्ध में अमेरिका के साथ था और उसका उद्देश्य भी था सोवियत संघ को समाप्त करना। इसका एक बड़ा कारण था, चीन साम्यवादी था, सोवियत संघ भी साम्यवादी था और चीन सोवियत संघ को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि चीन खुद विश्व में साम्यवाद का नेतृत्व करना चाहता था और इस कारण से वो अपने इस स्वार्थ के कारण से, इस निस्वार्थ के कारण से वो अमेरिका के साथ हो गया। इसलिए द्वितीय शीत युद्ध कह लीजिए, नया शीत युद्ध कह लीजिए, ये विचारधारा के परे लड़ा गया था। नए शीत युद्ध के नए अभिकर्ता, पुराने शीत युद्ध के मुख्य पात्र अमेरिका और सोवियत संघ थे, जबकि नए शीत युद्ध के मुख्य पात्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ थे। एक तरफ 4 महाशक्तियां थी तो दूसरी तरफ अकेला सोवियत संघ। अब चेंज हो गया, बदलाव आ गया। पुराने शीत युद्ध में केवल 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि ये जो बाकी राज्य थे जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ये राज्य इस स्थिति में नहीं थे कि वो मतलब सोवियत संघ से टक्कर ले सके, क्योंकि ये खुद अभी द्वितीय विश्व युद्ध से उबर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये अपना पुनर्निर्माण कर सके, यूरोप का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और जब नया शीत युद्ध प्रारंभ होता है 1979 में, अब तब तक ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जर्मनी आदि राज्य थे ये धीरे धीरे आर्थिक और सैनिक स्तर पर शक्तिशाली हुए और इसके कारण से ये अमेरिका के साथ हो गए। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी था, चीन भी था, फ्रांस भी था और खुद अमेरिका था। एक तरफ 4 शक्तियां थी और लेकिन दूसरी तरफ केवल अकेला सोवियत संघ खड़ा था जो अमेरिका से टक्कर लेने की स्थिति में था। पूर्व प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र, पुराने शीत युद्ध में महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता का मुख्य क्षेत्र यूरोप था। यद्यपि सेंटो जैसे संगठन बनाए गए थे, परंतु उस काल में नाटो ही आगा उगलता रहा। मतलब पुराना जो शीत युद्ध था उसमें उस संघर्ष का एक एरिया था और ये एरिया था यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया, दूसरा विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया, पर पुराना शीत युद्ध भी यूरोप की धरती पर लड़ा गया। लेकिन अब नया शीत युद्ध का नया क्षेत्र बन गया। हालांकि उस समय जो पुराना शीत युद्ध था उसमें भी कई सैन्य गठबंधन बनाए गए। अमेरिका के नेतृत्व में रियो, एंजस, सीटो, सेंटो, नाटो ये संगठन बने। मुख्य रूप से नाटो प्रभावशाली रहा। नए शीत युद्ध काल में लावा उगलने वाले मुख्य क्षेत्र थे फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद महासागर। यानी कि अब एरिया बदल गया। पहले यूरोप था, अब यूरोप से हटकर दूसरा एरिया हो गया जिसमें फारस की खाड़ी यानी कि अमेरिका, ये जो इराक के पास की जो खाड़ी है ये हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया,
दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया और हिंद महासागर। हम यूं कह सकते हैं कि एशिया और हिंद महासागर के आसपास का जो एरिया है वो नए शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा का एरिया हो गया, जबकि पुराना शीत युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट है। पुराने शीत युद्ध में शामिल होना यूरोप के लिए मजबूरी था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध बाद अपनी सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, अतः अमेरिकी विदेश नीति का अनुसरण अपरिहार्य था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि पुराने शीत युद्ध में यूरोप इसलिए शामिल था कि यूरोप की मजबूरी थी, क्योंकि यूरोप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से टूट चुका था। वो अपना पुनर्निर्माण करना चाहता था, पुनः अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए उसने कोशिश की कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करे, अमेरिका उसकी आर्थिक जो निर्भरता है वो भी समाप्त करे, इसलिए ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी विदेश नीति के पिछले बनकर नहीं रह सकते थे। परमाणु और न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कर फ्रांस सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं था। पश्चिमी जर्मनी आर्थिक दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर था अपितु औद्योगिक और इलेक्ट्रिक क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में था। यानी कि अब स्थितियां बदल गई थी। फ्रांस शक्तिशाली हो रहा था, पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस आदि ये राज्य थे आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हो गए थे। आर्थिक दृष्टि से न केवल शक्तिशाली हो रहे थे बल्कि ये हर क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहे थे। पश्चिमी जर्मनी इस कदर आर्थिक दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अपना पूरा का पूरा औद्योगिक उत्पादन जो था अमेरिका के बाजार में भर दिया। यानी कि एक प्रकार से वो अमेरिका जो था जर्मनी पर निर्भर हो गया था, और फिर ये सारे देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे परमाणु शक्ति संपन्न बन गए, इसलिए अब इसका एरिया अलग हो गया और यूरोपीय देश अब इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो इसमें शामिल हो गए तो वो फिर से नए संघर्ष में उलझ सकते हैं। निर्गुट आंदोलन के संदर्भ में प्रथम शीत युद्ध काल में निर्गुट आंदोलन का उदय हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य महाशक्तियों मध्य सेतु बंध का कार्य करना था। नव शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्र स्वयं गुटबंदी के शिकार होते जा रहे थे और निर्गुट परिसर कुछ देश अमेरिका की तरफदारी करने लगे तो कुछ देश सोवियत संघ। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो 1961 में एक नई चीज का जन्म हुआ जिसे अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, और उसका कारण था शीत युद्ध। अगर शीत युद्ध नहीं होता तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म नहीं होता। शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोनों महाशक्तियों को एक मंच प्रदान किया, एक पुल का कार्य किया दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि इनके विरोध कम हो सके। लेकिन जब नया शीत युद्ध शुरू होता है तो समस्या ये हो गई कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये खुद गुटबंदी के शिकार हो गए। इनमें भी अलग अलग गुट बन गए। कुछ ऐसे देश थे जो अमेरिका का समर्थन करते थे, कुछ ऐसे देश थे जो सोवियत संघ का समर्थन करते थे। यानी कि कुछ सोवियत संघ के खेमे में चले गए, कुछ अमेरिका के खेमे में चले गए। इसलिए खुद निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटबंदी का शिकार हो गया था। विनाशकारी शस्त्रों के भंडार, नया शीत युद्ध विनाशकारी अस्त्रों के जमाव एवं भंडारण से भय और मानसिक तनाव उत्पन्न करके लड़ा जा रहा था। महाशक्तियां प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति के बजाय एजेंटों के माध्यम से युद्धरत थी। यानी कि अब शायद ऐसा कोई देश था जो खतरनाक अस्त्रों से लैस ना हो। सभी देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गए थे। सभी देशों ने परमाणु परीक्षण के लिए थे। यहाँ तक कि भारत ने भी परमाणु परीक्षण के लिए था 1974 में। सबके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और इटली, जर्मनी, ये सारे के सारे राज्य सब शक्तियां हो गई थी। P5 जिसे कहते हैं 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र या 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, ये परमाणु शक्ति संपन्न हो गए। भारत भी परमाणु परीक्षण कर चुका था। इसलिए अब सारे के सारे राज्य और भी ज्यादा तनाव की स्थिति में आ गए थे और वो जानते थे कि अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तब परमाणु अस्त्र सारा विनाश कर देगा। इसलिए ये डायरेक्ट न लड़कर इनडायरेक्ट माध्यम से यानी कि अपने एजेंटों के माध्यम से लड़ रहे थे। अमेरिकी मजबूरी, प्रथम शीत युद्ध स्टालिन की आक्रामक नीतियों का परिणाम था, जबकि दूसरा शीत युद्ध अमेरिकी मजबूरी का परिणाम था। यानी पहला शीत युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण था स्टालिन, सोवियत संघ के कर्ता धर्ता स्टालिन की आक्रामक नीतियों से शीत युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन दूसरा शीत युद्ध था वो अमेरिका की मजबूरी था। क्यों था, अब अमेरिका औद्योगिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और जापान के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकता था, अतः विश्व में शस्त्रों का निर्यात करना चाहता था, क्योंकि यही एक ऐसा उद्योग था जहां पश्चिमी देशों से प्रतिद्वंद्विता सहन नहीं करनी पड़ती। अब अमेरिका का जो मार्केट था वो दूसरे देशों के चीज़ों से, उत्पादों से भर गया था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में, औद्योगिक सामान में अमेरिका को चुनौती देने के लिए फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और जापान थे।
अब अमेरिका इनको टक्कर नहीं दे सकता। एक ही ऐसा एरिया था जहां पर अमेरिका सबको टक्कर दे सकता था, और वो एरिया था शस्त्रों का। इसलिए उसका उद्देश्य था कि शस्त्रों को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाए। इसलिए यही एक ऐसा इलाका था जहां पर उसको किसी भी राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती थी। जर्मनी और जापान आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहे थे, निर्गुण राष्ट्र राजनीतिक क्षेत्र में चुनौती दे रहे थे। यानी कि अमेरिका सामने चुनौतियां थी, एक तो आर्थिक क्षेत्र में और एक तकनीकी क्षेत्र में, और ये चुनौतियां दी जा रही थी जर्मनी की तरफ से और जापान की तरफ से। फिर निर्गुण राज्य भी उसको राजनीतिक क्षेत्र में चुनौती दे रहे थे। नव शीत युद्ध शुरू करने के पीछे अमेरिकी उद्देश्य ये एक तथ्य है कि दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत का कारण राष्ट्रपति कार्टर और रोनाल्ड रीगन की उग्र नीतियां रही। शीत युद्ध पुनः शुरू करने के पीछे अमेरिका के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, सोवियत संघ की शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार को रोकना। दूसरा, अफगानिस्तान को सोवियत संघ का वियतनाम बनाना। तीसरा, शस्त्र बेच कर डॉलर कमाना ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अमेरिकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखना। यानी कि नया शीत युद्ध शुरू करना, अमेरिका इसके पीछे क्या सोचता, अमेरिका के क्या उद्देश्य थे। पहला था सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव के विस्तार को रोकना। अभी मैंने आपको कहा था कि जब दितांत का काल था, उस दितांत के समय में सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकल गया, क्योंकि सोवियत अमेरिका जो था वियतनाम में उलझा हुआ था और इस तरफ सफल चेष्टा करके सोवियत संघ आगे निकल गया, यानी कि अमेरिका से आगे बढ़ रहा था। दूसरा कारण था कि सोवियत संघ ने जैसे ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो अमेरिका चाहता था कि जैसे वो वियतनाम में उलझा है वैसे ही मैं सोवियत संघ को अफगानिस्तान में उलझा दूं। इसीलिए उसने अफगानिस्तान से सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए तालिबान को पैदा किया और तालिबान के माध्यम से सोवियत संघ को खदेड़ने का प्रयास किया। तीसरा था शस्त्र बेचकर डॉलर कमाना, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जर्मनी, फ्रांस, जापान से प्रतिद्वंद्विता कर रही थी और उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। वो एक ही एरिया था जहां वो सुरक्षित था और वो था शस्त्रों को बेचकर। और एक था अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अमेरिका की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। इसीलिए अमेरिका ने नए शीत युद्ध की शुरुआत की थी। नए शीत युद्ध का परिणाम, दितांत को क्षति, महाशक्तियों के मध्य हॉटलाइन की स्थापना, प्रतिस्पर्धी सहकारिता में वृद्धि, 60 वार्ताओं और शिखर सम्मेलनों के विस्तार के माध्यम से जो दितांत की स्थापना हुई वह नव शीत युद्ध से समाप्त हो गई। यानी कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ नए शीत युद्ध शुरू होने का वो था दितांत। यानी कि अब दितांत यानी तनाव शैथिल्य का काल, जिसमें दोनों महाशक्तियां करीब आई, दोनों के बीच में मनमुटाव खत्म हुए, दोनों ने कई संधियां आपस में की, जैसे 60 वार्ताओं का दौर चला था, शिखर वार्ता इनके माध्यम से हुई थी। और ये जो चीज़ें थी ये दोनों को करीब लाने का प्रयास थी। लेकिन जैसे ही सौर क्रांति होती है, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप होता है, दोनों के बीच में जो दितांत की राजनीति थी वो खत्म हो गई और नया शीत युद्ध शुरू हो गया। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो तनाव शैथिल्य को हुआ था। तनाव क्षेत्रों का स्थानांतरण, पुराने शीत युद्ध में तनाव क्षेत्र यूरोप के हृदय स्थल पर अवस्थित थे। अब नए तनाव क्षेत्र थे अफगानिस्तान, कंपूचिया, निकारागुआ, अल सल्वाडोर आदि दूरस्थ है। मैंने अभी आपको बताया था कि पहला शीत युद्ध जो था वो यूरोप की धरती पर लड़ा गया। शीत युद्ध की शुरुआत यूरोप की धरती से हुई। यूरोप में एक प्रकार से बंटवारा हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, जर्मनी का भी विभाजन हो गया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी आदि के रूप में। तो पहला शीत युद्ध जो 1945 से प्रारंभ हुआ वो यूरोप की धरती पर लड़ा गया। लेकिन जो नया शीत युद्ध जो 1979 में प्रारंभ हुआ ये यूरोप में नहीं लड़ा जा रहा था, ये इसके क्षेत्र अलग हो गए। अफगानिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, कंपूचिया हो गया, निकारागुआ हो गया, अल सल्वाडोर हो गया, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हो गए। तो दूर स्थित देश इस नए शीत युद्ध के मुख्य कर्ता धर्ता बने थे। निशस्त्रीकरण को नुकसान, दितांत के साथ अभिन्न रूप से निशस्त्रीकरण की प्रगति जुड़ी हुई थी। 60 परमाणु शस्त्रों के प्रेषण में लगी रोक, परमाणु अप्रशासन दी, 60 वार्ताएं सबको नए शीत युद्ध ने छिन्न भिन्न कर दिया। स्टार वार परियोजना को इस युग की शस्त्रों की होड़ का अब तक का सबसे खतरनाक उदाहरण माना जाता है। यानी कि जो निशस्त्रीकरण के प्रयास चल रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, जैसे NPT 1968 में रखी गई थी, इस पर हस्ताक्षरों का दौर चल रहा था। दोनों महाशक्तियों में इसमें 60 वार्ताएं चल रही थी और ये सारी की सारी वार्ताएं जो निशस्त्रीकरण के लिए थी वो सारी की सारी वार्ताएं नव शीत युद्ध के साथ ही समाप्त हो गई थी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान निशस्त्रीकरण को भी हुआ था और निशस्त्रीकरण अब दूर की कोड़ी साबित हो गई। तो ये था नव शीत युद्ध। पहला शीत युद्ध 1945 से 1963 तक चला। 1963 से 1979 के बीच में एक तनाव शैथिल्य का काल आता है कि शीत युद्ध समाप्त नहीं होता।
तनाव कम हो जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि पहला शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1979 तक चला और दूसरा शीत युद्ध 1979 के बाद से लेकर के 1991 तक चला। तो इस नव शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो टकराव था वो टकराव का क्षेत्र, टकराव की परिभाषाएं, टकराव के उद्देश्य सब बदल गए थे। लेकिन शीत युद्ध समाप्त होता है सन 1991 में। वो सब कुछ फिर उसके पश्चात शांति का एक नया दौर शुरू होता है। खैर, ये था नव शीत युद्ध। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।